हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी उलझनें आ जाती हैं जिनका कोई हल कोई भी पात्र नहीं निकाल पाता, लेकिन समय उसका हल निकाल देता है। एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है, अंतर्वेदना। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शादी की तैयारियां महीनों पहले से चल रही थीं, पर रीमा अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी शादी के लिए मना ही कर दे, पर हालात कुछ ऐसे थे कि शादी करना भी ज़रूरी था। शादी क्या समझो, रीमा को स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा था। दूर दूर तक इस रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। लड़का क्लास वन ऑफिसर तो था ही, घर में समृद्धि की था नहीं थी। 3 पीढ़ियों में लड़का अकेला प्याला दुलारा था। सिर्फ एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। सब लोग बार बार जिक्र करते थे कि लड़की की शादी में उन्होंने हाथ ही दिया था। लड़की सोने से सजी पालकी में, वो दूल्हा हाथी में बैठकर विदा हुए थे। जब बुआ ने यह किस्सा सुनाया था, तब रीमा को हंसी आ गई थी। आजकल के ज़माने में ऐसे किस्से, माँ ने उसे डांटा था। हंसती क्या हो, सच्ची बात ही तो बता रही है बीवी जी। जिसके घर में सब कुछ भरा पूरा होता है, वो अपनी बहन बेटियों को भर भर के देता है। फिर माँ ने अपने हालात का रोना रोना शुरू कर दिया था। आज हम भी पहले जैसे होते तो जाने क्या क्या करते। अब तो पान फूल के साथ कन्या विदा कर पाएंगे। रीमा का शादी के दिन आखिरी पेपर था। रीमा को अपना सामान देखने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। सगाई के समय, वो गोद भराई के समय, उसने रोमेश के घर की समृद्धि की झलक देखी थी। रीमा ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना था कि रोमेश बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के थे। उन्होंने हर पल को खुशगवार बनाने की कोशिश की थी। आजकल तो रीमा खुद ही बातचीत संक्षिप्त कर देती थी ताकि पढ़ाई कर सके। वैसे महीनों से यही सब कुछ चल रहा है। लहंगे का कलर तो चुन्नी का डिज़ाइन देख लो, तुम्हें ही पहनना है, सेट पसंद कर लो, नहीं तो पड़ा रहेगा लॉकर में, कभी पहनोगी ही नहीं। बाद में ये कहोगी कि पुराने ज़माने के गहने हमारे गले मड़ दिए। भाभी दीदी सभी अपना पूरा समय मुझे देने को तैयार थी, मगर मेरे खुद के पास समय नहीं था। अगर एमए में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पीएचडी तो सपना बनकर रह जाएगी। खाना खाकर रीमा जरा सी पीठ सीधी कर ही रही थी कि श्वेता आ गई थी। आते ही शिकायत करने लगी थी। अभी से ये हाल है मैडम का, लिफ्ट ही नहीं दे रही हैं। शादी के बाद जाने क्या होगा, पहचानोगे भी नहीं यार। अरे भाई, एमए तो हमने भी किया ही है, पर इस तरह दुनिया थोड़ी छोड़ देते हैं। श्वेता के परिवार से भी हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, इसलिए वो परिवार के हर सदस्य के साथ घंटों बैठकर गप्पे लगाती थी। मैंने उसे कह दिया था कि मेरे हिस्से का पूरा काम तुम देख लो, मैं शिकायत नहीं करूँगी। धीरे धीरे समय बीत चला था और शादी की तारीख पास आ गई थी और शुरू हो गए थे शादी पूर्व के कार्यक्रम। हल्दी, मेहंदी, लेडीज संगीत, सभी कार्यक्रमों को मुझसे कहीं ज़्यादा परिवार के बाकी सदस्यों ने एंजॉय किया था। इन दिनों रोमेश भी मेरी बातचीत बहुत कम हो पाती थी। वे मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे और फिर उनका अपना काम भी था। उनको इलेक्शन भी देखना पड़ता था
और इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए उनको भी छुट्टियां सीमित मिली थीं। सभी कार्यक्रमों के साथ मेरी शादी निपट गई थी और परीक्षा भी। परीक्षा के बाद मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गई थी। हम लोगों ने हनीमून इंडिया में ही मनाने की सोची थी और हम बेंगलोर गए थे। बेंगलोर शहर तो खूबसूरत था ही, मौसम भी खुशगवार था। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया था। एक शाम हम होटल में ही थे कि रोमेश ने बड़ी गंभीरता के साथ मुझसे बात करना शुरू कर दिया था। मैं भी गंभीर हो गई थी कि बात क्या है। रोमेश ने मुझसे पूछा था कि पिछले 2 दिनों में मैंने सासू माँ को लेकर कैसा महसूस किया। मैंने साधारण सा जवाब दिया था कि औपचारिक बातचीत ही हुई थी हमारे बीच, हम कुछ ज़्यादा तो नहीं समझ पाए थे। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके करीब जाओ, इतना करीब कि वे अपना दिल तुम्हें खोल कर दिखा सकें। उनके दिल में बड़े गहरे जख्म हैं जो शायद दीदी कभी नहीं देख पाई। दीदी ताई जी वगैरह के ज़्यादा करीब रही हैं, परंतु मैं माँ के बहुत करीब रहा हूँ। भले ही मैं उन्हें कभी सांत्वना नहीं दे पाया, रोमेश को बड़े होने के बाद धीरे धीरे सारी बातें पता चली थीं कि पिताजी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध माँ से शादी की थी। पिताजी विदेश में पढ़े थे और वहीं की एक महिला से वे शादी करना चाहते थे, परंतु बाबा जी के आदेश के सामने उनकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने बार बार कहा था कि मैं घर में नहीं रहूँगा, वापस विदेश चला जाऊँगा। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जाओ, मगर घर के एक भी रुपए या 1 इंच जमीन पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। हम मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। बाबा उस घड़ी को कोसा करते थे जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पापा को विदेश भेज दिया था। माँ को लेकर बाबा के मन में बड़ी दया थी। माँ घूंघट की ओर से बाबा से बात करती थी। बाबा उनकी सारी ज़रूरतों के बारे में बातचीत करके उन्हें पूरा करते थे। माँ को कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं रही थी, लेकिन पापा माँ के करीब नहीं जाते थे। पापा जब विदेश से लौटे थे तो दीदी उनकी गोद में थी। 1 साल की दीदी की मुस्कुराहट देखकर दादी वो बाबा का मन पसीज गया था। दीदी की माँ ने भारत आने से इनकार कर दिया था और पापा के परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। तो साथ रहने की संभावना तो खत्म हो गई थी। मगर दादी ने अपने जीवन में एक नई संभावना को जन्म दिया था। उन्होंने पापा से कह दिया था कि अगर उनकी बहू से उन्हें पोता नहीं मिला तो वे अनशन करके ये शरीर छोड़ देंगे। पापा ज़्यादा दिनों तक अपनी जिद नहीं रख पाए थे और मैं माँ के पेट में आ गया था। मगर उसके बाद पापा ने माँ से फिर दूरी बना ली थी। कुछ दिन बाद मेरा जन्म हुआ और दादी का परलोक गमन। पर स्वर्ग जाने से पहले दादी मुझे अपनी गोद में झूला झूलाना नहीं भूली थी। बाबा ने पूरी जिंदगी अपना धर्म निभाया और दीदी को अपने मुंह से कभी भी पराया नहीं कहा। दीदी की शादी भी शाही अंदाज में की गई थी। दीदी ने बाबा के हाथ जोड़कर एक इच्छा जाहिर की थी कि वे अपनी विदेशी माँ से एक बार मिलना चाहती हैं। बाबा ने माँ की राय भी मांगी थी। माँ ने कहा था, माँ तो माँ होती है, चाहे धरती देश की हो या विदेश की।
शादी के बाद लड़की को देखना माँ के लिए बहुत सुखद होता है। बाबूजी, जाने दीजिए, मुझे भी खुशी होगी। दीदी पापा के साथ विदेश गई थी। उनकी माँ जैसे उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही थी। उनके सामने ही कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबूजी दीदी के साथ लौट आए थे, परंतु यह बात दीदी की ससुराल वालों से छिपाई गई थी। दीदी ने हालात के मुताबिक अपने आप को समझा लिया था, परंतु माँ को माँ कहने के बाद भी वे उन्हें सगी माँ नहीं मान पाई। ताऊ जी पापा जी के संबंध आपस में अच्छे थे, लेकिन माँ के संबंध में वे भी उन्हें कुछ नहीं समझा सके थे। माँ जैसे तैसे बड़ा होता गया, मैंने माँ पापा व दीदी के बीच के संबंध को बड़ी गहराई से नापा था, परंतु शाम को माँ का माथा सहलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। माँ के दिल का जख्म नासूर बन चुका था। अक्सर मैं माँ को लेटे हुए अश्रु बहाते देखता था। माँ ने अपने जीवन की उस सुनहली रात को अपने सीने में छुपा कर रखा था और एकांत में उन पलों की समीक्षा करती थी। मेरी शादी के समय बाबा जी ने हर चीज माँ से पूछकर की थी। इतना महत्व तो पापा को भी नहीं दिया था। दीदी ने बड़ी बहन का रोल बखूबी निभाया था, पर माँ से उनके संबंध औपचारिक ही रहे। सब कुछ बताते हुए रोमेश की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर मुझसे बोले थे, शायद तुम समझ गई होगी कि दिन भर हंसने वाले इस इंसान के दिल में भी कहीं चोट है। क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकती हो? मैंने उनका कंधा सहलाया था और कहा था कि पूरी कोशिश करूंगे। एक सप्ताह बाद हम दोनों घर वापस गए थे। मैं अपना अधिकतर वक्त माँ के पास ही गुजारा करती थी। दीदी भी मायके में ही थी। मैं हनीमून पर जल्दी ही चली गई थी, इसलिए सारे नेक चार पूरे नहीं हो पाए थे। मुझसे नेक में कुछ मांगने को कहा गया था, तो मैंने कहा था वक्त आने पर मांग लूंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं माँ के पास थोड़ा कम बैठा करती थी, कारण मैं अपनी तबीयत खराब होना बताती थी। मैंने एक सुबह दीदी को बुलाकर निवेदन किया था कि मेरी तबीयत खराब है और माँ जी की भी, क्या आप उनका ध्यान रखेंगी? उन्होंने अनमने मन से हाँ कह दिया था। माँ के सीने में दर्द उठा था तो उनकी आंख से आंसू बहने लगे थे। उनकी पीड़ा देखकर दीदी भी रोने लगी थी। फिर माँ से बोली थी, कितना सहोगी, मेरे साथ दर्द नहीं बांट सकती? माँ ने उनका हाथ थाम लिया था और दोनों रोने लग गई थी। नेक की भरपाई के लिए पापा ने पूछा था कि क्या लोगी। मैंने पापा से कहा था कि क्या वो अपना थोड़ा सा वक्त मुझे देंगे। उनके हाँ कहने पर मैं उन्हें अपने कमरे में ले गई थी। बैठने के बाद मैंने कहा था, पापा अगर बातचीत के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बोलना शुरू किया था और पापा को बता दिया था कि रोमेश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने पापा से पूछा था, पापा इन सारी चीज़ों के बीच आप माँ की गलती कहाँ पाते हैं? अपना सब कुछ छोड़कर वे आपके घर, आपके पास आई हैं, उन्हें किस अपराध की सज़ा ज़िंदगी भर से मिल रही है? इतने दिन से बिस्तर पर पड़ी हैं, पर आपके व्यवहार की कोई शिकायत उन्होंने की? इतनी भीषण मानसिक पीड़ा वे
आज तक अकेले जेले जा रही हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें माँ की तो कोई गलती नहीं है ना? आपने इतने सालों से माँ को किस जुर्म की सज़ा दे रखी है? वो अपना दुःख किससे कहें? आप ही बताइए ना। पापा की आँखों से आँसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था, रीमा, मैं गलत हूँ, तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ। इतने वर्षों की ये सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मुझ में उससे माफ़ी माँगने की हिम्मत नहीं है। मैं पापा का हाथ पकड़कर मौके में कमरे पे ले गई थी। पापा ने माँ का हाथ पकड़कर अपनी आँखों से लगा लिया था और कहा था, मुझे माफ़ कर दो। दीदी ने भी उन दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। तभी बाबा कमरे में आए थे और बोले थे, बहू में गलत आ गया क्या? माँ ने बैठकर मुस्कुराते हुए कहा था, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं बाबूजी। और बैठकर बाबा के चरण छू लिए थे। नमस्कार।